हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल तिवारी डॉट एग्री ज्ञान। आज होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तो आज आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, साल्ट अफेक्टेड सॉइल पार्ट 2। पार्ट 1 जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम सैलाइन सॉइल के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम इसमें चर्चा करेंगे एल्कलाइन सॉइल एंड सैलाइन एल्कलाइन सॉइल दोनों के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने अभी सैलाइन साल्ट अफेक्टेड सॉइल पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट 1 देख लें, तब ये अल्कलाइन सॉइल और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल देखें। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होने वाला है और यहाँ पर आपको मिलेगा नो कन्फ्यूजन ओनली सॉल्यूशन। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसा कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल 1954 में यूएस सैलिनिटी लेबोरेटरी में साल्ट अफेक्टेड सॉइल को 3 टाइप में डिवाइड किया था, सैलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल। तो सैलाइन सॉइल के बारे में हम पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अल्कलाइन सॉइल और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल के बारे में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अल्कलाइन सॉइल क्या होती है। Alkaline soil, the soil containing high exchangeable sodium and insoluble carbonate and bicarbonates of sodium major। यहाँ पे मेजर लिखने का मतलब है कि सोडियम डोमिनेंट होता है, यानी मेजोरिटी में यही होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम माइनर यानी बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो आइए समझ लेते हैं ऐसी सॉइल जिसमें हाई एक्सचेंजेबल सोडियम हो। हाई एक्सचेंजेबल सोडियम मतलब सोडियम जिस पे ऊपर चार्ज होता है, और जब हम जिप्सम यूज करते हैं अल्कलाइन सॉइल को रिक्लेम करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, तो सोडियम कैल्शियम के साल्ट के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, यानी एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, और सॉइल हमारी न्यूट्रल हो जाती है। ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं और आगे क्या कहा जा रहा है। इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम। तो सैलाइन सॉइल में आपने देखा था कि जो सोडियम क्लोराइड था, जो सैलाइन सॉइल में NaCl और Na2SO4 ये था, दोनों साल्ट जो थे। हालांकि डोमिनेंट NaCl था, सैलाइन सॉइल में डोमिनेंट साल्ट NaCl होता है। तो यहाँ वहाँ पे साल्ट जो था सोल्यूबल था, लेकिन यहाँ पे जो साल्ट है आपका वो इनसोल्यूबल है अल्कलाइन सॉइल में। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है, यहाँ पे आपका साल्ट जो है इनसोल्यूबल है। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे डोमिनेंट साल्ट होते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ऐसे सॉइल को कहा जाता है अल्कलाइन सॉइल, और इसके दो और नाम है, सोडिक सॉइल और ऊसर सॉइल। और आइए दो फैक्ट है। एरिया ऑफ अल्कलाइन सॉइल इन इंडिया 3.78 मिलियन हेक्टेयर। ध्यान रखना ये लाख हेक्टेयर में वैल्यू नहीं, ये मिलियन हेक्टेयर में वैल्यू है। तो 3.78 मिलियन हेक्टेयर। और हाईएस्ट एरिया ऑफ अल्कलाइन सॉइल इन इंडिया किस प्रदेश में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। कितनी जो है वैल्यू है उसकी 1.3 मिलियन हेक्टेयर। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। ये वैल्यू आपको आज हम बिल्कुल रटा देंगे, लर्न करवा देंगे। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको केवल ईसी याद कर लेनी है और सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कैसे अब आपको याद होंगी आइए बताते हैं। सैलाइन सॉइल सोल्यूबल साल्ट होते हैं, और ईसी क्या होता है। सैलाइन सॉइल में सोल्यूबल साल्ट ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। और ईसी क्या होता है, ईसी रिप्रेजेंट किसे करता है, ईसी इज ए मेजर ऑफ टोटल सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन या सॉइल सॉल्यूशन। तो जहाँ पे सोल्यूबल साल्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे ईसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तब सैलाइन सॉइल में ईसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मोर देन 4 होगी। बस आपको यही याद रखना, मोर देन 4, ईसी मोर देन 4 होता है, बाकी ये दोनों लेस देन होते हैं, यानी कम होते हैं, 15 से कम, 8.5 से कम। आपको अब याद हो गया होगा इनका। अब अल्कलाइन सॉइल में इनसोल्यूबल साल्ट होते हैं, तो ईसी मीटर जो होता है केवल सोल्यूबल साल्ट को मीजर करता है। तो अल्कलाइन सॉइल की जो है रीडिंग यहाँ पे कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूबल साल्ट नहीं है, नेग्लिजिबल मात्राएं हैं भी, तो यानी नाम मात्रा है केवल, तो यहाँ कम आएगी। ये दोनों वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल ये दोनों का मिक्सअप है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसमें तीनों चीज़ ज़्यादा होगी। इसमें रटने की ज़रूरत आपको नहीं, इसमें
जो है ईसी भी ज़्यादा होगी, पीएच भी ज़्यादा होगा, ईएसपी ईसी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि सैलाइन सॉइल की प्रॉपर्टी आ गई, और पीएच ईएसपी इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि अल्कलाइन सॉइल की प्रॉपर्टी आ गई। तो आई होप आप लोग को अब याद करने का सही तरीका मिल गया होगा। आइए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड में जो है केमिकल फीचर्स हैं अल्कलाइन सॉइल के, या आप इसे कह सकते हैं क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज एल्कलाइन सॉइल, यानी एल्कलाइन सॉइल को कैसे पहचाने, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो जैसे कि पीएच हम बता चुके हैं मोर देन 8.5, ईसी बता चुके हैं, एल्कलाइन सॉइल है कि इसमें सोल्यूबल साल्ट कम होता है तो लेस देन 4 होगा, और ईएसपी जहाँ एक्सचेंजेबल सोडियम एल्कलाइन सॉइल में हाई होता है तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज मोर देन 15% होगा। आप ओफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का टीएसएस टोटल सोल्यूबल साल्ट इसमें लेस देन होगा, क्योंकि जब ईसी कम है तो सोल्यूबल साल्ट, यानी जब सोल्यूबल साल्ट कम है तो इसकी वैल्यू कम रहेगी। टोटल सोल्यूबल साल्ट लेस देन 0.1% होती है। और सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो ये भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। डोमिनेंट साल्ट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन इन केस अगर मोस्ट डोमिनेंट पूछा जाए तो ओनली सोडियम कार्बोनेट ये सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट लो होता है किसके कंपेरिजन में, सैलाइन सॉइल के कंपेरिजन में। नॉर्मल सॉइल के कंपेरिजन में तो जो है बहुत लो होता है, लेकिन सैलाइन सॉइल कंपेरिजन में केवल लो होता है। परमेबिलिटी लो होती है कंपेयर टू सैलाइन सॉइल। परमेबिलिटी होता है मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल, यानी सॉइल में एयर और वाटर का मूवमेंट कितना इजीली से हो जा रहा है, कितनी आसानी से हो रहा है या कठिनाई से हो रहा है, तो उसे परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी लो होती है। इन्फिल्ट्रेशन भी लो होता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब होता है एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, और पानी का मृदा में प्रवेश करने की जो क्रिया होती है उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर वेरी पुअर होता है, कोई भी सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, ना क्रम्बी होता, ना प्रिज्म लाइक होता है, ना प्लेटी लाइक होता है, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई भी वेजिटेशन नहीं होती एक्सेप्ट सम ग्रासेस, तो वो भी कौन सी ग्रासेस जो एल्कलाइन टॉलरेंट है, यानी जो है एल्कलाइन सहनशील है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल क्या होती है। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये इस ऐसी सॉइल में दोनों की प्रॉपर्टी होती है। द सॉइल कंटेनिंग बोथ हाई एक्सचेंजेबल सोडियम एंड एक्सेस साल्ट ऑफ सोडियम, यानी सोल्यूबल साल्ट ऑफ सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम माइनर में होती है। इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। इट हैज़ बोथ सॉइल प्रॉपर्टी दैट इज सैलाइन सॉइल एंड एल्कलाइन सॉइल, यानी इसमें दोनों सॉइल की जो है प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी सैलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें भी क्या क्या क्राइटेरिया है सैलाइन एल्कलाइन सॉइल को पहचानने के लिए। केमिकल फीचर्स या क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ध्यान देना। तो पीएच जो है एल्कलाइन सॉइल की प्रॉपर्टी है तो ज़्यादा होगा, मोर देन 8.5 होगा जनरली। वैसे इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें पीएच वेरिएबल होता है। अगर एल्कलाइन सॉइल की प्रॉपर्टी ज़्यादा आ गई तो पीएच मोर देन 8.5 होगा, और अगर सैलाइन सॉइल की प्रॉपर्टी ज़्यादा आ गई तो पीएच लेस देन 8.5 हो सकता है। तो यहाँ पर कभी कभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाई लेवल में पूछा जा सकता है, इसका पीएच वेरिएबल भी होता है। जनरली वैसे मोर देन 8.5 होता है, लेकिन वेरिएबल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस सॉइल का पीएच वेरिएबल होता है। इसमें हर चीज़ वेरिएबल होती है, जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा आ गई उसी का जो है ये करेक्टरिस्टिक्स जो है एब्जॉर्व कर लेती है। तो ईसी जो है नॉर्मली जो है मोर देन 4 होती है, क्योंकि सैलाइन सॉइल की भी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। ईएसपी जब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज एल्कलाइन सॉइल की प्रॉपर्टी इसमें होती है तो ये एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, टोटल सोल्यूबल साल्ट भी ज़्यादा होगा, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो भी ज़्यादा होगा, इसमें हर चीज़ ज़्यादा होगा जैसे मैंने पहले बताया था। और फिजिकल फीचर जैसे कि एल्कलाइन सॉइल का था वैसे सेम होता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज एल्कलाइन सॉइल, यहाँ पे सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है, यहाँ पे एक जोड़ लीजिएगा सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। तो इसमें हर चीज़ सैलाइन एल्कलाइन सॉइल में हर चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं ओरिजिन एंड जेनेसिस ऑफ बोथ सॉइल, दोनों यानी सैलाइन सॉइल यानी सॉरी एल्कलाइन सॉइल एंड सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। तो एल्कलाइन सॉइल इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एल्कलिनाइजेशन। एल्कलिनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, यानी एल्कलाइन सॉइल की जो बनने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं एल्कलिनाइजेशन। और जो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है
ये कब बनती है? आफ्टर द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ सैलिनाइजेशन एंड एल्कलिनाइजेशन। ये जब दोनों की सैलिनाइजेशन होता है, सैलिनाइजेशन मतलब सैलाइन सॉइल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं सैलिनाइजेशन। जब दोनों कंबाइंड प्रोसेस होता है तो क्या बनती है? सैलाइन एल्कलाइन सॉइल बनती है, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल बनती है। ये दी सॉइल ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैलाइन एल्कलाइन सॉइल को, SA। चलिए, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ ये घटित होती है occurrences? तो हर एनुअल रेनफॉल इज अकर्ड बिटवीन 55 to 90 सेंटीमीटर, यानी अगर MM में बात करें तो 550 से 900 मिलीमीटर। तो जहाँ पे इतनी रेनफॉल होती है वहाँ एक तरीके से रेनफॉल बहुत कम है, इसीलिए ये सेमी एरिड क्लाइमेट कहा जाता है। और प्लेन एरियाज में यानी इंडो गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन क्या होता है? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, जैसे यूपी, ये हरियाणा है, पंजाब, हरियाणा, और जहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी पुअर होती है। ड्रेनेज फैसिलिटी कोई भी सॉइल हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर ड्रेनेज फैसिलिटी पुअर है तो वो सॉइल में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आ ही जाएगी, और उस सॉइल को नाम दे दिया जाएगा प्रॉब्लमेटिक सॉइल। साल्ट अफेक्टेड सॉइल भी एक तरीके की प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। चलिए अब बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल यानी साल्ट अफेक्टेड सॉइल के 3 टाइप हैं। इन 3 टाइप का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इतने फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, तो जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है तो ऊपर की जो सरफेस लेयर होती है 15 सेंटीमीटर, उसमें जो है साल्ट जमा हो जाते हैं, उनका लीचिंग नहीं हो पाता। लीचिंग का मतलब कि जब कोई न्यूट्रिएंट्स या साल्ट वाटर में डिजोल्व होके और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे चला जाता है और ये सॉइल न्यूट्रल हो जाती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग एक तरीके से इसकी डिफिनेशन शार्ट डिफिनेशन है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद पर्कुलेटिंग वाटर। पर्कुलेटिंग वाटर क्या? जो नीचे आ रहा है वाटर, उसके साथ वाटर वो साल्ट या न्यूट्रिएंट डिजोल्व होकर नीचे चले जाते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट। तब लेकिन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में रेनफॉल बहुत कम होती है तो लीचिंग हो नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे सॉइल कैसी हो जाती है? साल्ट से ग्रसित हो जाती है। चलिए, पोर ड्रेनेज फैसिलिटी, ये मैं बता दूं, अगर ड्रेनेज फैसिलिटी किसी भी सॉइल कितनी भी अच्छी हो नहीं है तो हमारी सॉइल अच्छी नहीं होगी। हाई वाटर टेबल, अगर वाटर टेबल हाई है तो लीचिंग नहीं हो पाए। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर लेयर है, अब लीचिंग होने की प्रक्रिया है। यहाँ पे देखा कि जो है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के नीचे जब 30 सेंटीमीटर पे आपका वो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स पर्कुलेटिंग वाटर के साथ आ रहा है, यहाँ 30 सेंटीमीटर पे जो है इसे वाटर की लेयर मिल जाती है, तो ये नीचे और जा ही नहीं पाता, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट इसका होने लगता है ट्रांसपीरेशनल पुल के कारण। तो इसलिए हाई वाटर टेबल भी जिम्मेदार है। अगर हाई वाटर टेबल है तो वहाँ पे साल्ट अफेक्टेड सॉइल पाई जाएगी, जैसे कोस्टल एरियाज में NaCl होता है। और सैलाइन आर एल्कलाइन नेचर ऑफ पैरेंट मटेरियल, यानी पैरेंट मटेरियल से मतलब कि जैसे रॉक्स वगैरह, रॉक्स के जो एक स्मॉल पीसेस, जब रॉक्स टूट जाती है एक स्मॉल पीसेस में तो उसे पैरेंट मटेरियल कहते हैं। तो जिस पैरेंट मटेरियल से सॉइल बनती है, अगर उसका नेचर सैलाइन या अल्कलाइन है तो ऐसी सॉइल साल्ट अफेक्टेड हो जाती है। अगर आप लगातार बेसिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तब भी आपकी सॉइल साल्ट अफेक्टेड हो जाएगी। वेजिटेशन जो है, लैक ऑफ वेजिटेशन, आप कोई भी क्रॉप या कोई भी ट्री ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपको ग्रो करना चाहिए, ऐसी क्रॉप ग्रो करना चाहिए जो साल्ट टॉलरेंट हो, ऐसी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए ताकि धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर उसमें, जैसे जब ट्री या क्रॉप के रेसिड्यूज जब गिरते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन होने से ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो सॉइल की एल्कलिनिटी रिड्यूस होती है। तो वेजिटेशन ग्रो करना चाहिए, ऐसे वेजिटेशन जो साल्ट टॉलरेंट हैं, जैसे कि बारले, नीम, ओट, इस टाइप की क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। फॉल्टी मेथड ऑफ कल्टीवेशन करने का अगर हम गलत तरीका अपना लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी सॉइल अल्कलाइन है और हम उसे लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए नहीं ले जाते हैं और लगातार उसमें बेसिक फर्टिलाइजर जैसे सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते रहते हैं, तो हमारे सॉइल और भी अल्कलाइन होती रहती है। तो सबसे ज़रूरी है कि एक सही तरीका कल्टीवेशन का अपनाएं। उसके बाद अगली स्लाइड में है, हम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैनेजमेंट में साल्ट अफेक्टेड सॉइल के मैनेजमेंट में हम देखेंगे, मैं पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो सैलाइन सॉइल है
उसके लिए केवल फिजिकल एंड कल्चरल मेथड को बायोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि जो कल्चरल मेथड में है, हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप एक लिविंग बॉडी है, तो बायोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं। और एल्कलाइन सॉइल और सैलाइन एल्कलाइन सॉइल में फिजिकल, केमिकल एंड कल्चरल मेथड तीनों यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमें केमिकल मेथड यूज ही करना पड़ता है, विदाउट केमिकल मेथड हम एल्कलाइन सॉइल को इम्प्रूव नहीं कर सकते, बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब केमिकल मेथड यूज कर देते हैं तो हम थोड़े समय में रिकवर कर लेते हैं और हमारी सॉइल नॉर्मल हो जाती है। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर जो है केमिकल है सैलाइन सॉइल में यूज किया जाता है वो है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला है CSO4 × 2H2, ये बहुत पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सल्फर, ये सल्फर है, यूज ऑफ सल्फर और यूज ऑफ पायराइड को झूठा सोना कहते हैं, FeS2। तो जिप्सम जब यूज हम करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें डोमिनेंट साल्ट होता है Na2CO3। जब हम जिप्सम यूज करते हैं CaSO4 तो बेसिकली बनता क्या है कि जो सोडियम है Na2SO4 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये कैल्शियम इससे और इससे एक्सचेंज हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है एक्सचेंजेबल सोडियम। तो ये सोडियम सल्फेट जो है सोल्यूबल हो जाता है, तो ये नीचे लीचिंग हो जाती है इसकी, और कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रल नेचर का होता है, इसलिए हमारी जो है सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। और फिजिकल मेथड के बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं बता दूं फिजिकल मेथड में फ्लडिंग और लीचिंग आता है और कुछ नहीं है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं, कल्चरल मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे। ग्रीन मैन्योरिंग जैसे ढैंचा होती है, ढैंचा एक ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप उसे कहते हैं जब कोई भी क्रॉप ग्रो करें आप, बेसिकली जो है पल्सेस क्रॉप को ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। पल्सेस क्रॉप जैसे कोई भी जो है मूंग हो या वो ग्राम हो या कोई भी पल्सेस क्रॉप हो, दलहनी फसलें हों, कोई भी हो, तो उसे हम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप यूज कर सकते हैं एज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप और ग्रीन मैन्योरिंग में क्या अंतर है? तो ढैंचा तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप हो गई। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होती है? जब हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, यानी पलट देते हैं और उसकी जो है प्लगिंग कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, तो वो उसे कहा जाता है ग्रीन मैन्योरिंग। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग भी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है एल्कलाइन सॉइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए या साल्ट अफेक्टिव सॉइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। साल्ट अफेक्टिव सॉइल जितनी भी होती हैं सबका pH मोर देन 7 होता है। जैसे सैलाइन सॉइल का pH लेस देन 8.5 होता है, लेकिन मोर देन 7 होता है। 7 से ज़्यादा होता है लेकिन 8.5 से कम होता है। तो इस तरीके से है। और कुछ ग्रासेस हम ग्रो करते हैं, जैसे दूब ग्रास और करनाल ग्रास ग्रो करते हैं। ये एल्कलाइन टॉलरेंट होती हैं, इसे हम ग्रो कर सकते हैं धीरे धीरे। जब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता है तो एसिडिटी प्रोड्यूस करता है और हमारी सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। एफॉरेस्टेशन में भी वही कॉन्सेप्ट है। कुछ ट्री ऐसे हैं जैसे कि नीम, ये एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्लांटेशन ऑफ ट्री प्लांट। ग्रो साल्ट आर एल्कलाइन टॉलरेंट क्रॉप सच एज ओट, ये बहुत पूछा जाता है। ओट, बार्ले, सुगर बीट, पैडी, ये साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है या एल्कलाइन टॉलरेंट क्रॉप है, इनको याद कर लेना। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्रॉप रोटेशन, ये बहुत सुटेबल क्रॉप रोटेशन है। ढैंचा, पैडी, बरसीम। हम ढैंचा जो है जस्ट जून में हम इसकी सोइंग कर देते हैं, उसके बाद फिर जुलाई में हम जुलाई के लास्ट वीक तक हम पैडी की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और बरसीम हम रबी सीजन में यानी जो है अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं। तो ये बहुत ही सुटेबल एल्कलाइन सॉइल या साल्ट अफेक्टिव सॉइल के लिए क्रॉप रोटेशन मेथड है। और ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से, जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है साल्ट अफेक्टिव सॉइल को इम्प्रूव करने में। तो आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।